किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। रेखा जी सुबह सुबह मंदिर जाने को तैयार हो गईं। वह रोज प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। अभी दरवाज़ा खुला ही था कि उनकी बहू सुलेखा अपने पति राजीव से बोली, मैं तो तुम्हारी माँ की खिटपिट से परेशान आ गई हूँ। तुम्हारी माँ सोने भी नहीं देती है चैन से। अरे इनको उठने का इतनी बीमारी है तो शौक से उठे पर ये किटपिट करके मेरा सोना हराम क्यों करती हैं। खुद तो निकल जाती हैं मंदिर को सुबह नहाकर और मुझे सोने भी नहीं देती। फिर पूरे दिन मैं काम करूं, सारे दिन घर का काम मुझे ही देखना होता है। लेकिन सुलेखा, एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन तुम ही काम करती हो घर के। झाड़ू बर्तन करने के लिए तो मैंने काम वाली रखी हुई है और सब्जी काटने और साफ करने का काम माँ कर देती हैं और कुछ काम माँ भी तो करवाती हैं। लेकिन तुम हो कि बस चिल्लाना शुरू कर देती हो। अजी झाड़ू पोछे के काम के अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं और तुम्हारी माँ, वह तो मंदिर में ही 2 घंटे लगाती हैं और जब तक वह मंदिर से वापस आती हैं तब तक मैं अपना सारा काम कर चुकी होती हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब इनका इस घर में मन नहीं लगता तो तुम इनको वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ते। वहाँ इन्हें इनकी उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएंगी। सुलेखा, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी माँ के बारे में तुम ऐसे मत बोला करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे इस बात पर बहस करके अपना सर क्यों खपा रहा हूँ। तुम्हारा तो ये रोज़ का ही काम है। अब चलो, मुझे थोड़ी देर शांति से सोने दो, अपना काम करो। रेखा जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थीं, लेकिन वह जानती थीं कि यह तो बहू का रोज का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा है कि उस घर में कोई चैन से नहीं रह सकता। इसीलिए शांति ढूंढने के लिए रेखा जी कुछ समय के लिए मंदिर चली जाया करती हैं। बरसों पहले रेखा जी के पति की मौत हो गई थी। उनका बेटा राजीव ही उनका इकलौता सहारा था। अगर वह उसके पास न रहती तो कहाँ जाती। राजीव भी अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता था। राजीव और सुलेखा का बेटा, जिसका नाम सोनू है, सोनू अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन सुलेखा को अपनी सास एक आंख भी न भाती थी। सोनू जब भी अपनी दादी के साथ मस्ती मजाक करता था तब सुलेखा जी की बहू घूरती हुई नज़र उनकी हंसी को दबा देती थी। सोनू अपनी दादी को बहुत प्यार करता था और वह उनसे दूर नहीं होना चाहता था। राजीव जब भी अपने ऑफिस से आता तो उसकी पत्नी रेखा एक ही रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करके थक गई हूँ, मुझे अब इनसे छुटकारा चाहिए, बस दिन भर पड़े पड़े खांसती रहती हैं। जबकि रेखा जी बहू के काम में उसका हाथ बटा देती। जब उसकी तबीयत ठीक ना होती तो आधे से अधिक काम वह खुद कर दिया करती। जब काम वाली छुट्टी पर होती तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती। लेकिन उनकी बहू सुलेखा पर तो जैसे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो गया था, जिस कारण वह घर में हमेशा क्लेश का वातावरण बनाए रखती थी। एक दिन घर पर सुलेखा जी के कुछ रिश्तेदार आए, तभी रेखा जी की खांसी छूट गई। उस समय तो सुलेखा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद उसने जिद ठान ली कि आज वह माँ जी को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। रात को जब सब सो रहे थे तब राजीव पानी पीने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ के कमरे की लाइट जली हुई है। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ गुमसुम सी किसी गहन सोच में डूबी हुई थी। राजीव
अपनी माँ के पास आया और उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, क्या बात है माँ, कोई परेशानी है क्या? तब रेखा जी ने कहा कि बेटा, मैं सोच रही थी कि मेरी वजह से इस घर का वातावरण कितना बेकार रहता है और तुम दोनों के बीच रोज क्लेश रहता है। मेरी जिंदगी तो कट ही चुकी है, तो क्यों फिर मेरी वजह से तुम दोनों रोज आपस में लड़ो? मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि तुम लोग आपस में मिलकर हंसी खुशी रहो। मैं सोच रही थी कि तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, लेकिन मन में अपने जीते जी आपको खुद से दूर कैसे कर सकता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप में तो मेरी जान बसती है। आज मैं जो भी कुछ हूँ केवल आप ही की वजह से हूँ माँ। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बेटा, घर का कलेश भरा वातावरण मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बस वहाँ कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ। जब घर में सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम मुझे वहाँ से ले आना। वैसे भी मेरा हवा पानी बदलेगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी आजकल वृद्धाश्रमों में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। वह मुझसे मेरे उम्र के लोग भी वहाँ मिल जाएंगे और मेरा दिल भी लग जाएगा। फिर जब तुम लोगों को मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाया करना। उनसे बात करते हुए राजीव लगातार उनके चेहरे को देख रहा था। रेखा जी के चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट तो थी, लेकिन उनकी आंखों के अंदर छुपा हुआ आंसुओं का सैलाब राजीव अच्छे से देख पा रहा था। हालातों से मजबूर राजीव जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। नींद तो जैसे उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। अपनी माँ के बारे में सोचता हुआ राजीव अपनी बचपन की यादों में खो गया। राजीव की उम्र लगभग 5 साल की रही होगी जब उसके पिता का देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने रेखा जी पर बहुत दबाव बनाया कि वह दूसरी शादी कर लें, लेकिन रेखा जी ने इससे साफ इनकार कर दिया और राजीव का पालन पोषण खुद करने का फैसला लिया। उन्होंने यह तय किया कि वह खुद राजीव को माँ और पिता दोनों का प्यार देंगी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर वह खाना बहुत अच्छा बनाना जानती थी। उन्होंने घर रहकर ही टिफ़िन सर्विस का काम शुरू किया और उसी के जरिए राजीव को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि राजीव सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। राजीव ने अपनी माँ को हमेशा संघर्ष करते देखा, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी न करके उसके घर की देखभाल करे और उसकी माँ के साथ रहे, उनकी सेवा करे। राजीव का अपनी माँ के प्रति यह प्यार सुलेखा को कतई पसंद न आता और एक बात उसको बहुत चिड़चिड़ी लगती थी, वह था उसका बेटा सोनू, जो अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करता था। इसका नतीजा यह हुआ कि रेखा जी की बहू रोज अपनी सास को उल्टे सीधे ताने सुनाती थी। हालांकि रेखा जी बहुत ही सहनशील औरत थीं, पर फिर भी कभी ना कभी उनकी बहू सुलेखा के शब्दों से उनका अंतर्मन घायल हो चुका था। अब उनकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। उनका स्वास्थ्य अब खराब रहने लगा। अक्सर जब उन्हें खांसी आती तो वे खांसी के साथ साथ उल्टी कर देती। अब उनकी बहू उन्हें और घृणा की नज़रों से देखती। उसने ठान लिया कि इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम में भेजकर ही दम लूंगी। अब रेखा जी हार कर खुद ही वृद्धाश्रम में जाने को तैयार हो गईं। राजीव भी समझ गया कि उसकी माँ को घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। इसलिए वह भी परिस्थितियों के आगे हार मानकर रेखा जी को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सोनू अपनी दादी के वृद्धाश्रम में जाने की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और वह रेखा जी से लिपट गया। नहीं दादी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहते कहते सोनू चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। इतना कहते कहते अपने बेटे को रोता देखकर राजीव की भी हिम्मत जवाब देने लगी।
लेकिन फिर उसने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, दादी को अभी कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। उनकी तबीयत खराब है ना। जब दादी की तबीयत ठीक हो जाएगी, तब हम दादी को अपने साथ अपने घर वापस ले आएंगे। दिल पर पत्थर रखकर राजीव अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। लेकिन रेखा जी के जाने के बाद सोनू और राजीव बहुत उदास रहने लगे। लेकिन सुलेखा की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही ना था। अब सोनू स्कूल से आने के बाद कई घंटों तक अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। उसकी माँ उससे कई बार कहती कि सोनू उसके पास आकर बैठे, लेकिन वह अकेले ही रहना पसंद करता। धीरे धीरे समय बीता और उस दिन के बाद से सोनू बहुत उदास रहने लगा और राजीव ने भी खुद को घर के कामों में और ज़्यादा व्यस्त कर लिया। वह कभी सोचता कि वह अपनी माँ को वापस ले आए, पर फिर वह अपने काम में व्यस्त हो जाता और धीरे धीरे करके इसी तरह 3 महीने बीत गए। और एक दिन वृद्धाश्रम से राजीव के पास फ़ोन आया कि मिस्टर राजीव, पिछली रात दिल का दौरा पड़ जाने के कारण आपकी माँ का देहांत हो गया। आप जल्दी से वृद्धाश्रम पहुँच जाओ। फ़ोन सुनने के बाद राजीव एकदम से सन्न रह गया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह अपना सर पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। रोते रोते कहने लगा, कितना निर्दयी और नालायक बेटा हूँ मैं, जो खुद अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। उनको वापस लाना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक का समय ना निकाल पाया। उस माँ के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया जिसने अपना सारा जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोदी में सर रखकर मैं अपनी सारी दिक्कत, सारी परेशानी भूल जाया करता था। और मैं उस माँ के अंतिम समय में भी उसके साथ नहीं था। ऐसा अनर्थ मुझसे कैसे हो गया। राजीव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इतने में सुलेखा जब बाजार से वापस आई तो उसने देखा कि राजीव जमीन पर निढाल सा पड़ा हुआ है और बस वह रोए जा रहा है। इतना सब देखकर सुलेखा घबरा गई। वह दौड़ी हुई राजीव के पास आई और उससे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है, आप रोए क्यों जा रहे हैं। सुलेखा देखकर राजीव चिल्ला चिल्ला कर बोला, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेरा किया धरा? पर मैंने क्या किया है, आखिर बताएंगे भी कि क्या हुआ है। राजीव बोला कि तुम ही चाहती थी ना कि मेरी माँ से तुम्हें छुटकारा मिल जाए, तो माँ ने हमें हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। माँ हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। यह सुनकर सुलेखा को झटका लगा और सोनू यह सुनकर जोर जोर से रोने लगा। अब सुलेखा राजीव से माफ़ी मांगती हुई उसे सांत्वना देने लगी। सुलेखा बोली कि हमें जल्दी ही ऋषिकेश के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश है। जैसे ही बारिश कम होगी, हम वैसे ही निकल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बारिश और तेज़ होती जा रही थी। राजीव से अब रुका न गया तो उसने ड्राइवर को फ़ोन किया, तो ड्राइवर ने उसे बताया कि ऋषिकेश के पूरे रास्ते पर तेज़ मूसलाधार बारिश है। बारिश तेज होने के कारण बाढ़ की स्थिति है, जिसके कारण वहाँ के सारे रास्ते बंद हैं। अगर ऐसे में घर से बाहर निकले तो ठीक ना होगा। ऐसे में घर से बाहर निकलना मुसीबत को बुलावा देना है। हमें बारिश के कम होने का इंतज़ार करना चाहिए। उधर उधर आश्रम वालों का राजीव के पास फिर से फ़ोन आया कि अगर राजीव सुबह तक आप यहाँ नहीं आए तो आपकी माँ का अंतिम संस्कार आश्रम के बड़े अधिकारी खुद कर देंगे। अब राजीव इसी सोच में बैठा रहा कि कब बारिश बंद हो और कब वह यहाँ से निकले। राजीव को एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। वह बस कभी घड़ी और कभी बारिश को देख रहा था। सारी रात बीत गई पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी।
अब सवेरा हो चुका था। जब बारिश की वजह से राजीव को वहां जाना ना हो पाया, तो वृद्धाश्रम के लोगों ने उसकी मां का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। और 2 दिन बाद राजीव जब आश्रम पहुंचा, तो अपनी मां की अस्थियों को लेकर गंगा में प्रवाहित करके रोता बिलखता खाली हाथ वहां से वापस आ गया। घर आकर सुलेखा और राजीव दोनों बहुत दुखी थे। राजीव का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह बस हर पल उस समय को कोस रहा था जब वह अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़कर आया था। इस सारी घटना का सोनू के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। वह एकदम गुमसुम हो गया। उसकी मां ने जहां बैठने को कहा, वह वहां बैठ जाता। जो खाने को बनाकर देती, वह खा लेता और सारे दिन बस चुपचाप बैठा रहता, किसी से कोई बात ना करता। जब पढ़ने बैठता तो किताब हाथ में तो उठा लेता, लेकिन कई घंटों तक यूं ही बैठा रहता। वह एक भी शब्द ना पढ़ पाता। एक दिन जब सोनू स्कूल से वापस आया, तो आते ही बेड पर धड़ाम से गिर पड़ा। जब सुलेखा ने उसे छूकर देखा, तो उसको बहुत तेज बुखार था। उसने राजीव को फ़ोन किया और वह दोनों जल्दी से सोनू को लेकर अस्पताल पहुंचे। थर्मामीटर से जब बुखार मापा गया, तो सोनू को 104 डिग्री बुखार था। डॉक्टर ने बुखार की दवाई दी। सुलेखा ने सोनू को दवाई तो खिला दी, लेकिन उसका बुखार फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब सोनू का बुखार कम ही नहीं हो रहा था। उसे हमेशा 103, 104 डिग्री बुखार रहता। सोनू हमेशा नींद में दादी दादी बड़बड़ाता रहता। जब 1 हफ्ते तक भी सोनू का बुखार कम ना हुआ, तो राजीव उसको मनोचिकित्सक के पास लेकर गया। जब डॉक्टर ने सोनू को देखा, तो कहा कि बच्चे के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। क्या अब इसकी दादी इसके पास नहीं रहती? सोनू लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। दादी, आप मेरे पास आ जाओ ना, आप मेरे पास ही रहोगी। डॉक्टर के पूछे जाने पर राजीव ने सारी घटना डॉक्टर को बताई और यह भी बताया कि सोनू पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके लिए यह बहुत मुश्किल है, पर सोनू को ठीक करने का बस एक ही तरीका है, और यह वह है कि आपको किसी बूढ़ी महिला को सोनू की दादी बनाकर अपने घर में लाना होगा। और जब तक सोनू पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, तब तक आपको उन्हें अपने घर में रखना होगा। हालांकि डॉक्टर ने जो योजना बताई थी, वह राजीव और सुलेखा दोनों को कुछ अटपटी लगी, लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वे दोनों कुछ भी करने को तैयार थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई बूढ़ी औरत उन्हें मिल ना पाई। सुलेखा ने राजीव से कहा कि क्यों ना हम किसी वृद्धाश्रम से किसी महिला को लेकर आएं। कुदरत का न्याय तो देखिए कि जो सुलेखा सोनू की सगी दादी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आने के लिए घर में दिन रात कलेश करती थी, आज वही सुलेखा किसी अन्य महिला को अपने घर में लाकर रखने को तैयार हो गई थी। डॉक्टर की मदद से दिल्ली के वृद्धाश्रम से बात की गई और उन्होंने बताया कि अभी कुछ ही समय पहले एक वृद्ध महिला यहाँ आई हैं, जिनका कोई सगा संबंधी नहीं है। उनके सर पर चोट लगने के कारण उनकी याददाश्त चली गई है। अगर आप इनको अपने साथ रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वह बहुत हंसमुख हैं। राजीव डॉक्टर के साथ उस महिला से मिलने के लिए गया। वह महिला बहुत मोटी है, उसके बाल बहुत छोटे कटे हुए हैं, वह चश्मा लगाती है और उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। तब राजीव डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ तो बहुत पतली थी, वह चश्मा भी नहीं लगाती थी, उनके तो बाल भी बहुत लंबे थे, पता नहीं सोनू उनको अपनी दादी मानेगा या नहीं। डॉक्टर बोले, आप यह सब मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर सोनू को उस महिला से मिलवाया गया। तब सोनू उस वृद्ध महिला से बोला कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी, फिर वहाँ से वापस कैसे आईं और इतनी मोटी कैसे हो गईं और आपके बाल कहाँ गए?
डॉक्टर बोले कि बेटा सोनू, आपकी दादी जो आश्रम में रही थीं, तो उन्होंने अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखा, खूब व्यायाम किया और वह मोटी हो गई। और तुम बीमार हो गए थे, तो भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे पास भेज दिया। अब तुम इनके साथ रहोगे तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। यह सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ और अपनी दादी के गले से लिपट गया और अपनी माँ सुलेखा से बोला, माँ जल्दी घर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं और दादी साथ मिलकर खाना खाएंगे। उसकी बात सुनकर सुलेखा मन ही मन संतुष्ट हुई, लेकिन खुद को धिक्कार भी रही थी कि काश वह अपनी सास के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करती, तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। अब सोनू की दादी उसके परिवार में बहुत जल्दी घुल मिल गई और सोनू भी उनके साथ बहुत खुश रहता था। धीरे धीरे सब पहले जैसे होता जा रहा था। बस अब सुलेखा पहले जैसी नहीं रही। वह दादी का पूरा ध्यान रखती, उनकी खूब सेवा करती, उनको बोझ नहीं जिम्मेदारी समझती। लेकिन सोनू ने अपनी दादी में एक बदलाव महसूस किया। पहले सोनू की दादी उसे हिंदी पढ़ाया करती थी, लेकिन अब उसकी दादी सब कुछ भूल चुकी थी। राजीव ने सोनू को समझाया कि बेटा दादी अब और ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। दादी तुम्हें अब पढ़ा नहीं पाएंगी। तब सोनू बोला कि कोई बात नहीं है पापा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी को नहीं डांटती। राजीव को यही बात दिन रात खाए जाती कि काश ऐसा माहौल उसकी माँ के सामने रहता। राजीव अपनी माँ को याद करके हमेशा परेशान होता और कभी-कभी तो आत्मग्लानि इतनी होती कि आंखों से आंसू बहने लगते। आज सुबह राजीव अपनी माँ को याद कर परेशान हो रहा था। तभी सोनू हंसता हुआ चेहरा लेकर राजीव के सामने आ गया। क्या पापा, आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई हैं, आप फिर भी क्यों रो रहे हैं? पापा, मेरे पास एक आइडिया है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे, मेरी और दादी की पसंद की चीज़ें खरीदने, और फिर हम पार्क चलेंगे, ठीक है? राजीव बहुत उदास था, तो बहुत सोचकर बोला, चलो आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। सोनू ये सुनकर खुशी से उछलने लगा। अब सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए और शॉपिंग के लिए निकल गए। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में जाकर खूब सारी मस्ती की। जब शाम को सब लोग घर वापस लौटने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, तो गाड़ी में बैठ ही चुके थे। जैसे ही दादी गाड़ी में बैठने के लिए चली, तो सोनू ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि दादी चलो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। सोनू दादी का हाथ पकड़कर खींचने लगा। तभी दादी ने देखा कि सामने से एक कार तेज गति से बेकाबू होती आ रही है। तो दादी ने सोनू को बचाने के इरादे से उसको खींचा। सोनू तो बच गया, लेकिन उस कार ने दादी को टक्कर मार दी और वह नीचे गिर गईं। उनके सर से लगातार खून बह रहा था। यह सब देखकर राजीव और सुलेखा घबरा गए। वे जल्दी से उन्हें पास के अस्पताल में ले गए और वृद्धाश्रम के संचालक को भी फ़ोन करके यहाँ आने को कहा। डॉक्टर और कुछ ही समय में वृद्धाश्रम के संचालक वहाँ पहुँच गए और दादी के होठ कांपने लगे और कांपते होठों से उन्होंने जो कहा उसको सुनकर राजीव चौंक गया। वह राजू राजू पुकार रही थी और राजीव के बचपन में उसकी माँ ही केवल उसे इस नाम से पुकारा करती थी। राजीव को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आश्रम का संचालक तुरंत सारा मसला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में इनकी याददाश्त चली गई थी। अब शायद उसी जगह चोट लगने से इनकी याददाश्त वापस आ गई है। थोड़ी देर में जब रेखा जी को होश आया, तो उन्होंने सबको पहचान लिया और राजीव अपनी माँ से लिपट गया
वह बोला, माँ अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जिस इंसान का दाह संस्कार होने के बाद भी वह इंसान जीवित हो, इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। अपने बेटे सोनू की तरफ देख राजीव ने कहा कि बेटा अब आपकी दादी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। यह सुनकर सोनू खुशी के मारे उछल पड़ा। सुलेखा भी रेखा जी से अपनी गलती और दुर्व्यवहार के लिए रोती हुई माफ़ी मांगने लगी। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना न था और यह सब दृश्य देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया। सभी पूरे परिवार को बधाई देने लगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वृद्धाश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? यह सब जानने के लिए राजीव ने ऋषिकेश के वृद्धाश्रम में दोबारा फ़ोन किया और सारी घटना की जानकारी मांगी। तब अगले दिन वृद्धाश्रम के संचालक ने आकर राजीव को बताया कि दरअसल आश्रम में रेखा नाम की 2 महिलाएं थीं। उस दिन जो मृत्यु हुई थी वह रेखा शर्मा की हुई थी और उसी दिन आपकी माँ का पैर फिसल गया और उनके सिर में गहरी चोट आई। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया और फिर वहीं के वृद्धाश्रम में उन्हें ठहराया गया। दरअसल रेखा शर्मा का कोई सगा संबंधी नहीं था और जो पहले आश्रम की देखरेख कर रहे थे, उनका वहां से तबादला हो जाने के कारण जो नए श्रीमान जी आए थे, उन्होंने पता न देखते हुए केवल नाम देखा और उनकी गलतफहमी की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई। सर में चोट लग जाने के कारण उनकी याददाश्त चली गई, पर जब वह ठीक हुई तो अधिक खुश रहने के कारण उनका शरीर मोटा हो गया। सर में चोट लगी थी, इस कारण से उनके बाल कटवा दिए गए। चोट की वजह से उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। उम्र ज़्यादा हो गई थी और नज़र कमज़ोर, इसलिए उन्हें चश्मा पहना दिया गया। सारी सच्चाई पता लगने के बाद सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस माँ की अस्थियों का वह विसर्जन कर चुके हैं, वह उन्हें इस तरीके से मिल जाएगी। उनके ना होने के कारण परिवार को उनका महत्व पता चल गया था। उधर सुलेखा शर्म से मरी जा रही थी कि जिस सास को उसने वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए क्या कुछ ना किया, आज उन्हीं की वजह से उसका बेटा जिंदा है। वास्तव में रेखा जी और सोनू को नया जीवन दान मिला। खून के रिश्तों की ताकत क्या होती है, आज सबको पता चल गया। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद सेफ रहें और परिवार में सभी को सेफ रखें। बाय बाय। थैंक यू।